दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला हम करेंगे दोस्तों। याद रखना, हिंदी की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। क्या है हिंदी की सबसे छोटी इकाई? वर्ण। वर्ण, शब्द, वाक्य, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है हिंदी वर्णमाला में। हिंदी की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वर्णमाला होती है। मैं लिख भी देता हूं, हिंदी की सबसे छोटी इकाई। जैसे न, क, च, म, कोई सा भी वर्ण हो दोस्तों, हिंदी की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द कहते हैं वर्णों के सार्थक समूह को। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सर, सार्थक का मतलब क्या होता है? सार्थक का मतलब होता है मेरे दोस्त, जिसका अर्थ निकलता हो। जिसका अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? सार्थक। जैसे मैंने यहां से तीन वर्ड उठाए दोस्तों, मैंने लिखा क, म, ल, कमल मिला के मेरा शब्द बना, इसका एक अर्थ निकलता है तो ये शब्द की श्रेणी में आएगा। और अगर मैं मिला दूं म, क, ल, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो ये शब्द की श्रेणी में नहीं आएगा। तो हिंदी क्या कहती है दोस्तों? हिंदी कहती है कि शब्द वह है जिसका कोई अर्थ निकलता हो। सार्थक समूह जिसका अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। वाक्य, वाक्य कहते हैं दोस्तों शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों का सार्थक समूह। सार्थक मैंने यहां गलत लिख दिया दोस्तों, शब्दों का क्रमबद्ध रूप। कौन सा रूप? क्रमबद्ध रूप वाक्य कहलाता है। सर, क्रमबद्ध का मतलब जो क्रम से आए। जैसे मैंने आपके सामने लिखा मुकेश घर जा रहा है। मैंने आपके सामने लिखा मुकेश घर जा रहा है, मैंने क्रम से लिखा दोस्तों। और अगर मैं क्रम थोड़ा सा बदल दूं, मैं क्रम कर दूं घर जा रहा है मुकेश, तो ये दोस्तों शब्द वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा और ये वाक्य की श्रेणी में आएगा। तो अभी तो हमने बेसिक सी चीज पढ़ी आज की क्लास में। वर्णमाला हम पढ़ रहे थे। वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्ण का मतलब क्या होता है? जो सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे कोई भी वर्ण हो, चाहे वो स्वर हो, चाहे वो व्यंजन हो, वो सब वर्ण कहलाएंगे। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह, जिसका कोई अर्थ निकलता हो वो शब्द कहलाएगा। और वाक्य क्या होता है दोस्तों? शब्दों का क्रमबद्ध रूप। जैसे क्रम से लिखना, मुकेश घर जा रहा है या घर जा रहा हूं मुकेश, ये वाक्य नहीं होगा, ये वाक्य। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया इतना? तो अब ये तीन चीजें हमने पढ़ी। पर आज हम पूरी वर्णमाला का दोस्तों पूरा ऑपरेशन करेंगे वर्णमाला का। मैंने आपके सामने लिखा जी वर्णमाला का वर्ण। वर्ण दो चीजों से मिलकर बनता है दोस्तों, एक स्वर और एक व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में आपने बचपन से पढ़ा होगा कि हिंदी वर्णमाला में टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52। लेकिन बहुत से लोगों को 52 के 52 वर्ण याद नहीं होंगे, पर आज की क्लास के बाद आपको ये 52 पूरे वर्ण याद होंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं दोस्तों स्वर। हिंदी वर्णमाला में दोस्तों कुल स्वर की संख्या जो है टोटल वो है 13। और अगर खाली स्वर पूछ ले आपसे तो स्वर हैं 11। मैंने लिखा ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये लिखा मैंने दोस्तों आपके सामने स्वर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कितने स्वर हो गए टोटल? ये 11। लेकिन कुल स्वर कितने हैं? 13। एक दोस्तों याद रखना अनुस्वार और एक याद रखना विसर्ग। इसे बोलते हैं अनुस्वार और इसे बोलते हैं विसर्ग। तो इन्हें दोस्तों दो स्वर को मिलाकर टोटल स्वर की संख्या अगर आपसे कोई पूछ ले तो टोटल कितने स्वर होते हैं? 13। सर, ये तो मैंने भी बहुत पढ़ा कि 13 स्वर होते हैं, पर मुझे कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। जैसे मूल स्वर कौन से होते हैं, लघु स्वर कौन से होते हैं, तो हम पूरा ऑपरेशन करेंगे दोस्तों। ये आपके सामने मैंने 13 स्वर लिखे। इनमें कैटेगरी बनती है दोस्तों। एक आता है लघु स्वर, एक आता है दीर्घ स्वर, और एक होता है दोस्तों प्लूत स्वर। कौन सा स्वर? प्लूत स्वर। ध्यान से सुनना, तीन कैटेगरी मैंने आपके सामने बनाई। मैं अनुस्वार और विसर्ग को हटाकर यहां लिख देता हूं।
ये अनुस्वार और ये विसर्ग, टोटल 13। ये है लघु। लघु का मतलब छोटा। आप पूरी संधि तक जो भी हिंदी पढ़ेंगे इस री के बाद ये डंडा लगाएंगे दोस्तों। क्या लगाएंगे? डंडा। तो याद लघु स्वर, याद रखना लघु स्वर। ए और आ में कौन है छोटा? ए, मैंने ए लिख दिया। छोटी बड़ी में कौन है? छोटी। छोटे ऊ में कौन है? छोटा ऊ। याद रखना दोस्तों ये री हिंदी में है। अगर आप संस्कृत में पढ़ोगे तो इस री के बाद एक री भी आएगा। क्या आएगा? री। यानी कि इस री का एक बड़ा भाई भी है जिसे बोलते हैं हम री, जिसे हम हिंदी में नहीं पढ़ते लेकिन संस्कृत में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब जब इसका बड़ा भाई है तो ये भी कौन सा स्वर है दोस्तों? लघु स्वर। कौन सा स्वर है ये? लघु। तो अगर आपसे कोई पूछ ले लघु स्वर की संख्या तो कितनी होगी? लघु स्वर की संख्या 4। समझ में आया? अब इसके बाद दीर्घ स्वर जो बचा है उसे दीर्घ में लिख दो। आ, बड़ी, बड़ा ऊ, मैंने लिख दिया। और याद रखना दोस्तों इस डंडे के इस तरफ, ये जो डंडा हमने लगाया इसके इस तरफ जितने भी स्वर हैं ये सारे कौन से स्वर हैं? दीर्घ स्वर। कौन से स्वर हैं? सारे दीर्घ स्वर। तो जू के तू मैंने यहां लिख दिए ए, अ, ओ, औ। तो भाई कितने हो गए दीर्घ स्वर? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए दीर्घ स्वर? 7। चलो जी यहां तक कहानी समझ में आई। एक कौन सा स्वर? लघु। एक कौन सा? दीर्घ। अब मैंने नीचे क्या लिखा? पलूत स्वर। कौन सा स्वर दोस्तों? पलूत स्वर। पलूत स्वर क्या होता है सर? पलूत स्वर ध्यान से रखना ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है वो कौन से स्वर कहलाते हैं? पलूत स्वर। ध्यान रखना लघु स्वर में सबसे कम समय लगेगा, दीर्घ स्वर में दोस्तों लघु स्वर से ज्यादा समय लगेगा, और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे वो कौन सा स्वर है? पलूत स्वर। और इनका प्रयोग, ध्यान रखना पलूत स्वर, इनका प्रयोग अभिनय, इनका प्रयोग संवाद में किया जाता है। नाटक में संवाद में किया जाता है, डायलॉग में। सर थोड़ा बता दो पलूत स्वर क्या है? सब बताऊंगा दोस्तों पलूत स्वर क्या है। यहां लिख देता हूं पलूत स्वर। जैसे आपको राम को आवाज लगानी है तो आप राम को आवाज कैसे लगाओगे दोस्तों? रा के डंडे को लंबा खींचोगे, राम ऐसे। तो हम जिसे लंबा खींचते हैं, जिसे दीर्घ स्वर से भी लंबा खींचा जाता है वो कौन सा स्वर होता है? पलूत स्वर। तो ये जो एस एस बने रहते हैं दोस्तों आपको नॉर्मल भाषा में एस एस दिखते हैं, ये सारे कौन से स्वर होते हैं? पलूत स्वर। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से पलूत स्वर बताओ कौन सा है, या पलूत स्वर से बना शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन ये दे दिया, सेकंड ऑप्शन आपको ये भी दे सकता है ऐसे करके, ऐसे बाद में लगा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों स्वर जो है वो रा का लंबा खींचेगा न कि मै का। तो केवल एस एस याद रख लेना कि एस एस प्लस स्वर में होता है तो भी काम नहीं चलेगा। आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा स्वर लंबा खींचता है। जो स्वर लंबा खींचता है उसे कौन सा स्वर कहते हैं? पलू स्वर। तो यानी कि इसका राइट आंसर ये होगा, ये इसका आंसर नहीं होगा। बात समझ में आई? तो हम पढ़ रहे थे स्वर, स्वर पढ़ने लगे तो पता लगा कुल 13 स्वर हैं टोटल, और नॉर्मल 11 स्वर होते हैं। मैंने सारे स्वर लिख दिए, री के बाद डंडा लगा दिया, विसर्ग और अनुस्वार मिला के टोटल 13 स्वर हुए। लघु स्वर देखा तो मैंने ए, छोटी, छोटा ऊ और री, ये 4 मेरे लघु स्वर हो गए। फिर मैंने दीर्घ स्वर ले लिए, डंडे के इस तरफ सारे दीर्घ स्वर होते हैं। और फिर मैंने प्लुत स्वर लिया, ऐसे स्वर जिन्हें बोलने में दीर्घ स्वर से अधिक का समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? चलिए दोस्तों, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे स्क्रीनशॉट से आप पूरे नोट्स अपने तैयार कर लेना। मैंने कहा दोस्तों एक होता है हमारा मूल स्वर। कौन सा स्वर दोस्तों? मूल स्वर। सर ये मूल स्वर क्या होता है? ध्यान से समझना। मूल स्वर वो स्वर होते हैं जिनकी उत्पत्ति खुद से होती है, जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे से मिलकर नहीं होती, स्वयं से जिनकी उत्पत्ति होती है, उन्हें कौन सा स्वर बोलते हैं? मूल स्वर। अब देखो ए और आ,
ए की उत्पत्ति कैसे हुई दोस्तों? स्वम से हुई। पर आ की उत्पत्ति किससे हुई दोस्तों? ए प्लस ए मिलकर क्या बना? आ। छोटी ई की उत्पत्ति खुद से हुई दोस्तों। और बड़ी की उत्पत्ति कैसे हुई? छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनी। छोटे ऊ की उत्पत्ति खुद से हुई दोस्तों। री की उत्पत्ति दोस्तों खुद से हुई। यानी कि ये चारों मूल स्वर। ए की उत्पत्ति कहां से हुई? ए प्लस ई मिलकर ए बनता है। ओ की उत्पत्ति कैसे हुई? ए प्लस ओ मिलकर ओ बनता है। तो यानी कि केवल हिंदी में अगर मैं बात करूं तो टोटल मूल स्वर कितने हैं? 4। तो यानी कि मूल स्वर भी 4 होते हैं और लघु स्वर भी 4 होते हैं। तो क्या प्रत्येक लघु स्वर मूल स्वर होता है? हाँ, प्रत्येक लघु स्वर हिंदी में मूल स्वर होता है और प्रत्येक मूल स्वर लघु स्वर होता है। बात समझ में आई? तो अभी तक हमने जो क्लास में पढ़ा है, आज की क्लास में हम वर्णमाला पढ़ रहे थे। वर्णमाला में हमने स्वर के बारे में पूरा पढ़ा और मैंने आपको बताया कि वर्णमाला टोटल कितने की है दोस्तों? 52 की है। और 52 में हमने 13 वर्ण जो पढ़े हैं वो कौन से पढ़े हैं? स्वर पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों व्यंजन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? व्यंजन। व्यंजन जो है वो हमारे कई कैटेगरी में विभाजित हैं। हम कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे दोस्तों। नंबर 1, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन दोस्तों? स्पर्श व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में, ध्यान से सुनना, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती हो, वो कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। और टोटल स्पर्श व्यंजन जो हिंदी में बताए गए हैं दोस्तों, वो बताए गए हैं 25। कितने बताए गए हैं? 25। सबसे बढ़िया तरीका है याद रखने का कचट तप। क्या याद रखना है दोस्तों? कचट तप। मैंने लिख दिया यहाँ क च ट त प, ये लिख दिया मैंने कचट तप। क्या के बाद अगर मैं इसकी टेबल बनाऊंगा, क ख ग घ अंग, च छ ज झ अय, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये दोस्तों 5 की पूरी 1 2 3 4 5, ये 5 की जो हमारी टेबल है, इसका फोटो ले लेना, नोट्स में बना लेना। 25 की पूरी वर्णमाला तैयार है। और ये याद रखना है दोस्तों, 5वां बॉक्स आपको, ये जो 5वां बॉक्स है हमारा, ये 5वां बॉक्स होता है दोस्तों अनुनासिक। क्या होता है ये? अनुनासिक। सर क्या होता है अनुनासिक? अनुनासिक वो होता है दोस्तों जिसका उच्चारण, अनुनासिक वो होता है जिसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है। नाक और मुख से होता है। तो जो उच्चारण नाक और मुख से होता है उसे हम अनुनासिक बोलते हैं। और हमारे हिंदी में अण, अंग, अय, अण, न, म, ये 5 अनुनासिक हैं। तो हिंदी में कितने अनुनासिक हैं हमारे? 5 अनुनासिक हैं। और दोस्तों इन्हें पंचमा अक्षर भी बोलते हैं। कौन सा अक्षर? पंचमा अक्षर भी बोलते हैं। तो बहुत आसान बात होगी ये तो, कि जो हमारा पंचमा अक्षर होता है वो डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं, अनुनासिक होता है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, संधि पढ़ोगे वहां भी, समास पढ़ोगे, वर्णमाला पढ़ोगे, ये टेबल सबसे मजबूती के साथ आपको याद रखनी होगी। टेबल का नाम क्या है दोस्तों? कचट तप। तो अभी तक हमें व्यंजन पढ़ने थे, 13 स्वर हमने याद रख लिए, 25 व्यंजन हमें याद रहेंगे स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन कैसे याद रखेंगे हम? कचट तप। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो दोस्तों कमेंट में बताते रहना। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर आप सबके पास है ही, या जो भी आपका जो सेंटर है आप सेंटर हेड को बता देना, वो मुझे बता देंगे। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यंजन पढ़ रहे हैं हम दोस्तों। टोटल व्यंजन, टोटल वर्णमाला हमारी 52 की है। 52 की वर्णमाला में हमने अभी तक 13 स्वर याद रख लिए। 13 स्वर आपको उम्मीद है याद होंगे। 25 आपने आगे क्या याद रख लिए? व्यंजन। व्यंजन में क्या याद रख लिया आपने? स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। य र ल व। याद रखना मेरे दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। याद रखना य और व,
जिन्हें बोलते हैं हम दोस्तों द्विगुणी व्यंजन। गलत लिख दिया मैंने, अर्ध स्वर बोलेंगे हम इन्हें, अर्ध स्वर व्यंजन। याद रखना ये दोस्तों, यह और वह, ये दो अर्ध स्वर के नाम से। इसका रीजन क्या है, इस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। नंबर 3, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ये भी दोस्तों कितने हैं, 4। ऊष्म और संघर्षी भी कितने हैं, 4, जिन्हें बोलते हुए हमारी जीवा से, हमारे फेफड़ों से, हमारे अंदर से गर्म हवा बाहर निकलती हो, या जिन्हें बोलते हो हमें संघर्ष करना पड़ता हो, वो कितने हैं, 4। सर मैं कैसे याद रखूंगा, गर्म हवा निकल रही कि ठंडी? तुझे कुछ याद नहीं रखना, तुझे याद रखना है बस श, तीनों श लिख दिए दोस्तों और एक है। तो हमारे ऊष्म और संघर्षी व्यंजन कितने हैं, 4। नंबर 4 दोस्तों, द्विगुणी व्यंजन। नंबर 4 कौन से हैं, द्विगुणी। द्विगुणी व्यंजन कितने होते हैं, 2। अब ध्यान से सुनना, द्विगुणी व्यंजन, द्विगुणी व्यंजन। अभी जो हमने टेबल बनाई, आप देखो आपने भी टेबल बनाई कचट तप की, उनमें से मैंने 2 व्यंजन निकाल लिए। जो भी टेबल बनाई आपने कचट तप की, उनमें से मैंने 2 व्यंजन निकाल लिए, एक डै और एक ढै। ध्यान से देखना, एक डै निकाल लिया और एक ढै। समझ में आया? अब भाई इन डै और ढै के नीचे अगर मैं बिंदी लगा दूं, ये जो डै और ढै मैंने वहां से निकाले टेबल में से, उनके नीचे अगर मैंने बिंदी लगा दी तो ये कौन सा व्यंजन बन गया, द्विगुणी। कौन सा व्यंजन बन गया, ये द्विगुणी। सर क्या अंतर है इस बिंदी में और बिना बिंदी के डै में? क्या अंतर है बिंदी वाले ढै में और बिना बिंदी वाले ढै में? तो बेटे याद रखना, इसे तो पढ़ा जाता है अड़ और इसे पढ़ा जाता है अड़। बस इतना याद रखना, इसे पढ़ा जाता है अड़ और इसे पढ़ा जाता है अड़। फिर भी मैं तुझे एक ट्रिक बता रहा कि जब भी डै और ढै बिंदी वाला यूज होगा, वो हमेशा शब्द के बीच में यूज होगा, और अगर शब्द के पहले शुरुआत में यूज होगा तो वो बिना बिंदी का यूज होगा। सर कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या समझा रहे? अब समझ में आएगा तुझे मैं क्या समझा रहा, ठीक है ना? इसकी फोटो लेता रहिए बस, ठीक है ना, और लगा दिए कालजे पे फोटो, ठीक है? अब देख, अड़ और अड़, मैंने तेरे सामने लिखा पढ़ाई, ठीक है भाई, क्या लिखा, पढ़ाई। मैंने तेरे सामने लिखा ढाबा। 99% किसी भी ढाबे पे जाइए, बड़े से बड़े पे, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा ढाबा। कैसे लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे 99% बड़े से बड़े ढाबे पे। लेकिन मैंने अभी क्या बताया कि जहां बिंदी नीचे आ जाए उसे क्या पढ़ा जाएगा, अड़। तो मुझे अब अपने आप बता, ये सही लिखा हुआ क्या गलत लिखा हुआ? नहीं सर, ये तो अढ़ब्बा लिखा हुआ, क्योंकि आपने द्विगुणी व्यंजन में बताया हमें डै और ढै के नीचे बिंदी लगती है, और आपने बताया जिसके नीचे बिंदी लग जाए उसे अड़ और अड़ पढ़ा जाता है। तो ये तो फिर अढ़ब्बा पढ़ा जाएगा। हाँ भाई, ये अढ़ब्बा पढ़ा जाएगा, ये गलत है। तो सर सही क्या है, ये है सही, ढाबा। ये सही है और ये गलत है। और यही तो मैं तुझे अभी बता रहा था कि जब शब्द के शुरुआत में बिना बिंदी का यूज होगा और शब्द के बीच में अगर आ जाए तो कौन सा यूज होगा, बिंदी वाला। अब इसे पढ़, ये क्या पढ़ा जा रहा, पढ़ाई। और जबकि क्या होता है, पढ़ाई। बोल के देख, अढ़ाई। क्या होगा, अढ़ाई। तो यानी कि ये सही है और ये गलत है। तो यानी कि द्विगुणी व्यंजन पढ़ रहे थे हम, लेकिन द्विगुणी व्यंजन पढ़ते पढ़ते हमने अशुद्धि का भी एक टॉपिक पढ़ लिया। अशुद्धि में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे कि अगर शब्द, जैसे मैंने लिखा कढ़ाई, बताओ कढ़ाई सही है कि गलत है? बताओ गलत है कि सही है? सर गलत है। क्या आएगा सर, ये आएगा कढ़ाई। ये सही है गलत है? सड़क, बता ये सही है कि ये सही है? बता कौन सा सही है, सड़क। सर ये सही है और ये गलत है। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, द्विगुणी। 2 गुण है, अगर बिना बिंदी का है तो उसे पढ़ेंगे ढै, और बिना बिंदी के है तो उसे पढ़ेंगे ढै, और अगर बिंदी लगा दो तो इसे पढ़ेंगे अड़ और इसे पढ़ेंगे अड़। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे दोस्तों द्विगुणी व्यंजन कितने पढ़ लिया आपने, 2। कितने नंबर पे था ये, 4 पर। अब नंबर 5 की बात करते हैं व्यंजन की, संयुक्त व्यंजन। हाँ जी, चलो ये दोस्तों, तो ये द्विगुणी व्यंजन आपने पढ़े। द्विगुणी व्यंजन में एक और याद रखनी है दोस्तों, इसे ही बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है दोस्तों, तो 2 व्यंजन की संख्या द्विगुणी व्यंजन में आती है। अब नंबर 5 पे आते हैं हम।
नंबर 5 पे आता है दोस्तों संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बोले तो दोस्तों जो दो व्यंजनों को मिलाकर बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में टोटल 4 संयुक्त व्यंजन है। सबसे पहले क्षत्रिय आप पढ़ते होंगे, तो ये बनता है दोस्तों आधा कै प्लस पेट पटा शे। अज्ञानी जय आधा जय प्लस अय, या गै आधा गै प्लस य, किसी से भी बना सकते हैं। त्रिशूल आधा तय प्लस रे, और श्रमिक श आधा रे और रे। तो ये कितने हो गए दोस्तों? संयुक्त व्यंजन 4 हो गए। कितने हो गए? 4। अब मैं व्यंजन का ऑपरेशन करता हूं आपके सामने पूरा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपके सामने इसका पूरा व्यंजन का बताता हूं कि टोटल व्यंजन कितने हुए। स्पर्श बताओ मुझे कितने हुए? 25। उसके बाद 4 कौन से पढ़े आपने? अंतस्थ 4। संघर्षी कितने पढ़े? 4। द्विगुणी कितने पढ़े? 2। संयुक्त कितने पढ़े? 4। तो कितने हो गए दोस्तों? 4 × 12 और 14, 25 और 14 39। कुल व्यंजन कितने हो गए? 39, 39। कुल स्वर कितने बताए थे मैंने? 13। तो टोटल कुल वर्ण कितने हो गए दोस्तों? 52। कितने हो गए? 52। तो ये 52 की वर्णमाला आपको याद रखनी है। आज के बाद आपको ये नहीं कहना कि मुझे 52 की 52 वर्णमाला याद नहीं है। तो 52 वर्णमाला ये। अब इसमें दोस्तों प्रश्न आ जाता है मूल व्यंजन कितने हैं। प्रश्न आ जाता है मूल व्यंजन। ध्यान से सुनना, अभी मैंने मूल स्वर बताए थे आपको, 4 मूल स्वर थे। अब मूल व्यंजन पूछ ले आपसे कि ऐसे व्यंजन बताओ जिनकी उत्पत्ति खुद से हुई हो, जो किसी दूसरे से उत्पन्न ना हुए हों। अब मुझे आप अपने आप बताओगे मैं मूल व्यंजन में किसे किसे लिखूं। स्पर्श व्यंजन मैंने कितने लिखे? 25। क्या कचट तब की उत्पत्ति किसी और से हुई? नहीं सर, ये मूल व्यंजन है। लिख दो मूल व्यंजन कितने? स्पर्श 25। अंतस्थ या किसी से उत्पत्ति हुई इनकी? किसी व्यंजन से मिलकर बने हैं? नहीं सर, लिख दो 4 अंतस्थ। संघर्षी किसी से मिलकर बने क्या? खुद से उत्पत्ति है सर, लिख दो 4। द्विगुणी किसी से मिलकर बने क्या? हाँ सर, ये तो ड और ढ से मिलकर बने। तो क्या ये मूल व्यंजन होंगे द्विगुणी? नहीं सर, इन्हें मूल व्यंजन में ना लिखो, हमने नहीं लिखा। संयुक्त व्यंजन उत्पत्ति खुद से हुई के मिलकर बने? सर मिलकर बने। ये तो आधा क्या और पेट पटा से, 2 व्यंजन से एक व्यंजन मिला, ये भी मूल व्यंजन नहीं होगा। तो मूल व्यंजन कितने हो गए? 4 दूनी 8 और 25 और 8 कितने हो गए? 33। कितने हो गए? 33। तो क्वेश्चन आ जाए मूल व्यंजन कितने? 33। मूल स्वर कितने? 4। तो यानी कि मैं लिख दूं यहां मूल स्वर कितने हैं? 4। और अगर मैं लिख दूं बेटा कि मूल वर्ण कितने होते हैं, तो 33 + 4 कितने होते हैं? 37। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सारी कैटेगरी हमें व्यंजन की भी पता लग गई, सारी कैटेगरी हमें मूल स्वर की भी पता लग गई। तो बधाई हो दोस्तों, तुम्हें इतना सब कुछ पता लग गया। अब नए टॉपिक पे चलते हैं, इसी में वर्णमाला में। चलिए दोस्तों, क्या है